डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, और इसके साथ एक नाम और जुड़ा है, रामचंद्र। और ये रामचंद्र जी हैं, ये भी इतिहासकार जी, ये पुरातत्वविद थे। ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के वासी हैं, निवासी हैं, वो क्या थे? आर्य मानते हैं। आर्य, वही श्रेष्ठ पुरुष जो आपको वैदिक और उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल रहे हैं। ये डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र दूसरे विद्वान हैं। दूसरे ग्रुप का ये कहना है, गार्डन चाइल्ड महोदय, ये कह रहे हैं कि ये लोग सुमेरियन वासी थे। गार्डन चाइल्ड का नाम तो सुने होंगे आप। ये इनका ये मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन थे। क्यों मान रहे हैं सुमेरियन? क्योंकि सुमेरियन नावें, वहाँ से जो व्यापार होता था उसके तमाम सारे अवशेष यानी साक्ष्य मिले हैं। सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं, बेलनाकार मोहरें मिली हैं। इस आधार पर गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? सुमेरियन लोग रहे हैं, सुमेरियन सभ्यता के लोग रहे हैं। इसी तरह से राखाल दास बनर्जी इनको द्रविड़ मानते हैं। कहते हैं कि ये लगभग दक्षिण भारतीय लोग रहे होंगे। राखाल दास बनर्जी सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में द्रविड़ लोगों को मानते हैं। द्रविड़ जाति, ये इस समय द्रविड़ जातियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? दक्षिण भारत में मिलती है ना। ये कह रहे हैं कि राखाल दास बनर्जी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति यानी द्रविड़ ओरिजिन के लोग रहे होंगे। इसी तरह से व्हीलर महोदय इनको कहना है कि ये लोग जो है, ऐसा लगता है कि ये लोग दस्यु रहे होंगे। दस्यु मतलब दस्यु या दास रहे होंगे। लेकिन यही चार विद्वान हैं जो अपने विचार रखते हैं। कुछ और अपना हवा में तीर लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मान्य यही हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के संबंध में इन लोगों की अपनी ओरिजिन के संबंध में इन लोगों की अपनी राय है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र कहते हैं ये लोग आर्य रहे होंगे, जो बाद में वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। आर्यों की जो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता जब प्रकाश में नहीं आई थी, उसके पूर्व में हम लोग आर्य यानी वैदिक पीरियड को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। ये कब आई प्रकाश में? 1900 के दशक में आई ना, 1921-22 में आती है। उसके पूर्व हम किसको मानते थे? वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन मानते थे। तो इस तरह से लक्ष्मण स्वरूप कह रहे हैं कि ये लोग आर्य ही थे, जो आपको वैदिक समय में देखने को मिलते हैं। गार्डन चाइल्ड महोदय चूंकि विदेशी विद्वान हैं, ये कह रहे हैं साक्ष्यों के आधार पर, अवशेषों के आधार पर कह रहे हैं कि ये लोग सुमेरियन सभ्यता से संबंधित रहे होंगे। कुछ लोग वहाँ से यहाँ आके बस गए, एक सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी तरह से राखाल दास बनर्जी को द्रविड़ मानते हैं, व्हीलर महोदय दस्य या आपका एक सवाल क्या था कि सर पुरुष मेध यज्ञ में क्या होता था? ये देख लीजिए, पुरुष मेध यज्ञ कल बता रहे थे तो बीच में सवाल आया था। तो पुरुष मेध यज्ञ में होता ये था, ये 5 दिनी यज्ञ हुआ करता था, और इसमें जो है लगभग 25 यूप बनाए जाते थे वही। और इसमें जो है जो व्यवस्था थी वह नर बलि मतलब नर का यानी कि मानव का इसमें काट दिया जाता था, मतलब चढ़ावा, नर बलि मूल्य चढ़ावा होता था। और इसमें लगभग 11 पुरुषों की बलि दी जाती थी इस 5 दिनों में। और यह देखने को कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद कौन कह रहा है? यजुर्वेद का है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और यहाँ पर आगे देखने को ये मिलता कि 184 पुरुषों को
बलि के रूप में चुना जाता था। लेकिन यहीं सतपथ ब्राह्मण में एक जगह ये मिलता है कि वीर यानी कि नर हत्या करने वाले को जो है नरक में भी जगह नहीं मिलती। और ये भी बता रहे हैं कि कहते हैं कि वो जो जिसको बलि दी जा रही है वो कहता है कि हे मनुष्य, तुम मनुष्य की हत्या करके, मनुष्य का सरकाट करके क्या मनुष्य को ही खाओगे? इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रतीकात्मक रही होगी, हो सकता है शुरू में रहा होगा लेकिन बाद में प्रतीकात्मक का मतलब क्या हुआ, इनको चुन लिया जाता रहा होगा बलि देने के लिए। और हो सकता है आटे के पुरुष बनाकर उनको काट दिया जाता रहा हो, या मिट्टी की मूर्ति बना के बाद में इनको क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था। तो यज्ञ बहुत हैं, बहुत सारे यज्ञ हैं, उनके सब अपने अलग अलग नियम विधि विधान रहे होंगे। गोमेध जो मिलता है यज्ञ, उसमें बताया जाता है गाय की बलि दी जाती थी। तो इस तरह से पुरुष में यज्ञ हो गया, आपका हो गया। और किसी कोई सवाल था? मैत्रायणी वेद नहीं है, संहिता मिलती है, ठीक। मैत्रायणी कोई वेद नहीं है, वह संहिता नहीं सर। हाँ, पूछा था वो कौन से वेद है जिनको वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है? वेदत्रयी, वेद त्रयी यार, सही बताओ। वेद त्रयी अभी लिखवा देंगे। वेद त्रयी में आपका जो है अक्षर वेद नहीं रहेगा। वेद त्रयी में हम तो मैत्रेयी कह रहे हैं, मैत्रेयी संहिता मिलती है। वेद त्रयी में देखिए ऋग्वेद मिलेगा आपको, यजुर्वेद है और सामवेद, इसको वेद त्रयी कहा जाता है। अभी ढंग से थोड़ा सा फिर बस बता ही देते हैं। ये हो गया ना, मिटा दें इसको। ये पुरुष में हो गया। और आपको हमने बताया कल नदी सूत्र के बारे में बताया था। और सबसे ज़्यादा इस नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, इस नदी का सिंधु नदी का। कल नहीं लिखे थे कितनी बार सिंधु नदी का जो उल्लेख मिलता है, कितनी बार? गाय का कितनी बार मिला है? 176 बार। हमने बताया गंगा का कितनी बार हुआ है? यमुना का 3 बार। अगर सरस्वती का पूछा जाए तो सरस्वती का ही 1 बार। और ये सबसे पवित्र नदी थी। क्या थी? सबसे पवित्र नदी थी। और आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? इसको हिरण्यनी भी कहा गया है, सिंधु नदी। इसी के तट पर जो है, क्योंकि नदियाँ क्या होती हैं, कृषि कार्य हेतु और परिवहन के तमाम साधन होते हैं, इनसे बहुत सारे लाभ हुआ करते थे, इसलिए इनको हरियाणवी भी कहा जाता है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। तो इस तरह से देखिए नदियों के बारे में। और एक नदी मिलती है सरयू और घाघरा। जानते हैं अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नदियों के बारे में ही मैं खोज रहा था, बढ़ा दिया जाए तो नदियों के बारे में सरयू घाघरा का भी उल्लेख मिला है आपको ऋग्वेद में। और ये देखिए घाघरा जो पहले सरयू के नाम से जानी जाती है और बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? घाघरा। अयोध्या के बाद घाघरा हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे उसमें, ये चल रहा है कि नहीं? हाँ, उसमें पढ़े होंगे जियोग्राफी में। तो ये जो है आगे आपको जो है ये बस्ती और संत कबीर नगर, खलीलाबाद, गोरखपुर होते हुए बलिया में गंगा, गोमती और घाघरा दोनों कहाँ मिल जाती हैं? गंगा नदी में। पूछा गया सवाल है कई बार कि घाघरा और गोमती कहाँ मिल जाती हैं? गंगा में, बलिया में। बलिया ऐसा स्थान है इधर से जो है घाघरा आ रही है और फिर गोमती दोनों मिलकर यहाँ पे गंगा से मिल जाती हैं। और फिर गंगा आगे जाकर वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश होते हुए ब्रह्मपुत्रा से नदी मिलते हुए पद्मा के नाम से कहाँ जाकर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जहाँ बंगाल टाइगर पाया जाता है। चलिए वो हो गया। तो सरस्वती सबसे पवित्रतम नदी थी। और नदियों में देखिए सरयू घाघरा का भी 3 बार वर्णन हुआ है। घाघरा का 3 बार, घाघरा का
3 बार वर्णन किया गया है, यमुना का 3 बार। हाँ, तो ये इनका वाहन क्या है? मकर, यानी वही कच्छप ना। और इनका अरे भाई इसको क्या कहते हैं? इनका कच्छप है ना, जितेंद्र बताओ, क्या पता है? उल्टा बता दिएगा। कच्छप गंगा का, कच्छप मकर यमुना का। चलो इसको देख के बता देंगे। तो इस तरह से घाघरा का जो है 3 बार वर्णन हुआ है। कहाँ पर? कहाँ पर? ऋग्वेद में। और ब्राह्मण का हमने बताया 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार, वैश्य, शूद्र, राजा और पृथ्वी का एक बार। वैश्य, शूद्र, राजा और पृथ्वी का 1 बार हुआ है। 1 बार, मात्र 1 बार। सिंधु नदी का 176 बार, गाय का 176 बार। अच्छा, आप क्या बता सकते हो घोड़े का कितने बार हुआ है? 275 बार, 275 बार। वरुण का 30 सबको बताया ही थी। अश्व का 275 बार। कुछ नदियों का जो प्राचीन नाम है वहाँ से सवाल बनते हैं, शायद जानते होंगे कुछ लोग जो पढ़ते होंगे, जो नए लोग हैं। इंद्र का 250, अग्नि का 200 कल बता दिए थे। विष्णु का 100 बार, वरुण का 30 बार। जन शब्द बार बार मिला है, वही जन, ग्राम, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र कल बताए थे प्रशासनिक इकाई ना। तो जो जन शब्द मिला है वो 275 बार, जन का बार बार उल्लेख हुआ है। जी जी। और वरुण का 30 बार, वरुण का साम्य और महिला से दिया जाता है। जो अवेस्ता के ऋग्वेद के समान जो अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है उससे उसका वरुण बड़े इंपॉर्टेंट देवता थे भाई, उनका भी 30 बार वर्णन किया गया, सब बताया गया। तो घाघरा भी लिख लीजिएगा, 3 बार इसका वर्णन है। और कौन से सवाल रह गए? हाँ, ये देख लीजिए, नदियों को प्राचीन नाम, नदियों का जो प्राचीन नाम मिलता है वो जरूर नोट कर लीजिए, वो सवाल बनते हैं भाई वहाँ से। जैसे सतलज का प्राचीनतम नाम क्या था? सतुद्री, जानते होंगे, जो नए लोग आए हैं वो ध्यान दें। इस समय जो सतलज नाम है वो प्राचीन नाम, यानी वैदिक नाम उसका क्या था? सतुद्री। मैच करने के लिए, मैच कराने के लिए आता है। तो सतलज सतुद्री हो गया। रावी का प्राचीन नाम, सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री या सुतुद्री, ये प्राचीन नाम लिख लीजिएगा, यानी ऋग्वेदिक काल का। रावी का बोलते चलो परुषणी, व्यास का विपाशा वसु। और बताइए, सतलज, रावी, व्यास। हाँ, चिनाब का, चिनाब नदी है ना, चिनाब या चेनाब, अस्किनी, इसका अस्किनी नाम है। मैचिंग के लिए आता है या ऐसे पूछ लेगा। और चिनाब हो गया, व्यास, रावी, सतलज, सुतुद्री हो गया। झेलम का वितस्ता, झेलम का वितस्ता, वितस्ता, ये पुराना नाम है भाई, इनका प्राचीन नाम। झेलम का वितस्ता, व्यास का विपाशा। गोमल, जो गोमती नदी है, कहाँ से निकलती है? गोमल, गोमती पीली भी
ये उससे निकलती है ना। अरे आपका लखनऊ इसी के तट पर तो है। गोमल गुमटी काबुल कुबा घटघर। घटघर वही वृषभवती, यानी चौतंग भी कहते हैं इसको। प्राचीन नाम इसका है वृषभवती, वृषभवती नदी। घग्गर, चौतंग या चितंग, वृषभवती, गंडक, सदा नीरा। कल आपको विदेह माधव की कथा सुनाए थे, इसका पुराना नाम है सदा नीरा। वहीं पर एक नदी और है, गंडक का सदा नीरा। सदा नीरा नहीं है भाई। हाँ तुम देखा है, हाँ सुननी पड़ी थी। अच्छा। कुर्रम का कुरमू, काबुल का कुल्हा। कुर्रम नदी थी ये, कुरमू के नाम से जानी जाती थी। कुर्रम, क्रुहु, क्रुहु, क्रुहु सिंध का सिंधु, स्वाद का सुवस्तु। सिंध का आजकल सिंध कहा जाता है, सिंधु जानते ही हैं, सिंधु नदी। और एक नदी का नाम है स्वाद, सुवस्तु, स्वाद, ये नदियाँ पूछी जाती हैं भाई। और इम्पोर्टेंट चीज क्या रह गया? कुछ जो है प्राचीन नाम है जो कृषि वगैरह से संबंधित है, वो पूछे जाते हैं। जैसे उर्वरा को उस समय क्या कहा जाता था? जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता है। उर्वरा, जुते हुए खेत को, जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता है। लांगल मिलता है एक शब्द, बताओ। हल को लांगल कहा जाता है। उर्वरा, लांगल। बैल को ब्रिक, वही ब्रिक वृषभ हो गया, ब्रिक हो गया, ब्रिक। बैल का पुराना प्राचीन नाम था, वैदिक नाम ब्रिक था, अब बैल हो गया है प्राचीन नाम। करीस या सक्री, करीस या सक्री, ये जो गोबर वाली खाद होती थी ना, कंपोस्ट वाली, हाँ, गोबर की खाद को कहा जाता है करीस। सीता को जानते ही होंगे, हाँ, कूड़ी जो होती है, कूड़ी, अरे भाई हल चलता है, कूड़ बन जाता है, जो नाली बन जाती है। सीता, हल से बनी हुई नाली, हल की नाली कह सकते हैं, या कूड़ियाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? कूड़ियाँ नहीं बन जाती, हल चलता है तो नाली चाहिए। हाँ, जब बताया जाता है पहाड़ों पर कैसी जुताई होनी चाहिए, समोच्च जुताई होनी चाहिए ना, ऐसे सीढ़ीदार खेत होते हैं ना, अरे उसमें पढ़े होंगे भाई, समोच्च जुताई होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव हो जाएगा। और पहाड़ों पे किसकी खेती की जाती है सबसे ज़्यादा? चाय की खेती की जाती है। हल की नाली या कुइयाँ, सीता। और इसी तरह से कुआं जो होता था उसको कहा जाता था अवत। अवत माने कूप या कुआं, अवत। अवत मीन्स कूप, कूप या कुआं। जो आजकल अब हमको लगता है एक दो पीढ़ी के बाद इसको भूल जाएंगे लोग। कुआं बन रहा है, उसको जो है लोग लेवल कर दे रहे हैं, पाट दे रहे हैं। कीवास एक शब्द मिलता है हलवाहे के लिए, हलवाहा जो होता था उसको कीवास कहा जाता है, कीवास, हलवाहा।
हलवाहा शब्द मिलता है कीलास। उर्दर, अनाज नापने वाला पात्र जो होता था उसको उर्दर कहा जाता था। उर्दर, अनाज नापने वाला पात्र, उर्दर। उर्दर। परजन्य खूब पूछा जाता है। परजन्य, परजन्य क्या होता था? ये जो है आकाश के देवता भी थे ना परजन्य, अभी बता दें। परजन्य जो है बादल या वर्षा के, बारिश को कहा जाता है परजन्य, बादल। कृतिवास, चर्म धारण करने वाले पेड़ को कृतिवास, कृतिवासा कहते थे। ऐसे व्यक्ति जो चर्म धारण करते थे उनको कृतिवासा, कृतिवासा, चर्म धारण करने वाले। बहुत सारे शब्द हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो करना जाने की। चर्म धारण करने वाले, ऐसे रामायण में वर्णित जो व्यवस्थाएं थी वो हमने आपको बताया था। राजा को क्या कहा जाता था? एक शब्द मिलता है गुप्तचर को क्या कहा जाता था? वैदिक शब्द देख लीजिए। हाँ हाँ, लोहे को क्या कहा जाता था? जो सवाल आए उसको। हाँ, लोहित अयस, लौह अयस। कृष्ण अयस कहा जाता था लोहे को, कृष्ण अयस। कृष्ण अयस में ये वैदिक काल का शब्द है, लोहे को कहा जाता है। कृष्ण अयस लोहे को कहा जाता था। कुसीद, ये बताए थे ऋण, ऋण देने वाला, ऋणदाता कुसीदिन। और जो ऋण होता था, ऋण शब्द कल बताए थे, ऋण, ऋण यानी ऋण को कुसीद कहा जाता है। कुसीद ऋण होता था और ऋणदाता जो होता था उसको कुसीदिन कहा जाता है। ऋणदाता, ये तो कल पढ़ाए थे आपको। और बढ़ई को क्या कहा जाता था? तक्षा, बढ़ई को तक्षा कहा जाता था। इसी तरह सूर्यकोर को वेकनाट, हाँ तक्षा। बढ़ई को, बढ़ई समझते हैं ना? हाँ। और वेकनाट, ये जो सूर्यकोर होते हैं, सूर्यकोर समझ रहे हैं ना? गाड़ी वाले नहीं है, जैसे देते नहीं पैसा वैसा, आप गिरवी रख लेंगे सामान, ब्याज पे देते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं। या आप सामान जब तक नहीं ले जाओ उसके पहले हमारे पैसे के ब्याज देते रहो, प्लस पूरा हमारा मूलधन दो, तब अपना ये सामान ले जाओ। महाजन लोग थे। हाँ, महाजन लोग, सूदखोर। सूदखोरों को जो है बेकनाट कहा जाता है। उस समय बहुत ज़्यादा सूदखोर हुआ करते रहे होंगे, आज भी मिलते हैं सूदखोर। तो बेकनाट, अरित्र, पतवार को अरित्र कहा जाता है। अरित्र, पतवार समझ रहे हैं ना? नाव। हाँ, नाव में पतवार होती है ना, जिससे खेया जाता है, खेते चले जाते हैं, अरित्र। और सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है स्पष्ट, स्पष्ट मतलब बताओ, जितेंद्र। इसको अगर भूल गए तो बेकार है। गुप्तचरों को स्पष्ट कहा जाता है। सरस्वती के कई नाम मिलते हैं। हाँ, नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। इसी तरह सिंधु नदी का हिरण्यनी नाम मिलता है, क्योंकि आर्थिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा था। और सिंधु नदी को पूछा गया है कि किस स्थान पर गिरती थी। सिंधु नदी किस स्थान पर गिरती है? हाँ, कहाँ जाके सिंधु नदी गिरती है? भूगोल वाले बताइए। अरब सागर में। उस समय अरब सागर को परावत कहा जाता है। परावत यानी अरब सागर।
अरब सागर में कौन सी नदी गिरती थी? सिंधु नदी। हिरण्ययनी इसको कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा था ऋग्वैदिक काल के लोगों, आर्थिक महत्व के कारण। अरब सागर को परावत कहा गया है। ग्राम के मुखिया को ब्राह्मणी, विश्व का मुखिया जो होता था, प्रमुख होता था विस्पति। अब बताइए जो अध्यापन का कार्य करता था उसको क्या कहा जाता है? उपाध्याय आज भी होते हैं ना, उपाध्याय लिखने वाले। इधर इधर क्या रहे हैं? उपाध्याय जो जीविकोपार्जन हेतु अध्यापन का कार्य करते थे, यानी मास्टर जी, उपाध्याय कहा जाता था। अध्यापन कार्य करने वाले, अध्यापन कार्य करने वाले तो क्या कहा जाता था? उपाध्याय। उपाध्याय ब्राह्मण होते हैं ना। उपाध्याय जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाला अध्यापक। उस समय वेद ही चलता था, वेद पढ़ाने वाले होते थे भाई। अध्यापन में क्या करते थे? वेद ही को रटाते थे ना, वेद पढ़ाने वाले। जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहा जाता था। सभा समिति हमने बता दिया, ये जो है कुलीन वृद्धों की संस्था थी। एक बार पूछा गया है, सभा जो है कुलीन लोगों की और वृद्धों की संख्या, सीनियर लोगों की संस्था होती थी। आर्थिक रूप से सीनियर और उम्र में भी जो सीनियर हो। सभा जो होती थी वो कुलीन और वृद्धजनों की संस्था होती थी। वृद्धजनों की संस्था सेम यही आप पूछा था, कुलीन या वृद्धजनों की संस्था होती थी। समिति जो सर्वसाधारण की संस्था थी। समिति, इन दोनों को क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां। इसमें सर्वसाधारण लोग होते, यानी कि सभी ज़्यादा सर्वसाधारण लोगों की संस्था थी समिति। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। सर्वसाधारण लोगों की संस्था जो होती थी वो समिति कहलाती थी। कुलीनों की जो संस्था थी या वृद्धजनों की जो संस्था थी वो सभा कहलाती थी। जरा संकर है। राहट की चरखी को अस्मचक्र कहा जाता है। राहट क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। रहट की चरखी को जो है अस्मचक्र कहा जाता है। अस्मचक्र। व्यापार कैसा होता था? वस्तु विनिमय के द्वारा। जानते हैं एक राट किसको कहा जाता था? सर्वोच्च शासक को। ये एक राट शब्द जो है अथर्ववेद में भी मिलता है। बाकी जो है ऐतरेय ब्राह्मण में हमने बताया राजा और राज्य का प्रशासनिक प्रणाली पूरी दी गई है ऐतरेय ब्राह्मण में। अगर आप वेदों की बात करेंगे तो एक राट शब्द अथर्ववेद में मिलता है। परीक्षित क्या था? मृत्युलोक का देवता था। परीक्षित के पिता कौन थे? अभिमन्यु की जब हत्या होती है तो परीक्षित किसके गर्भ में होता है? सुभद्रा के। सुभद्रा तो उसकी माँ थी। उत्तरा के गर्भ में होता था भाई। जो हाँ, अर्जुन की 2 शादियां हुई थी। 2 शादी करने वाले कौन कौन लोग थे? 5 पांडव, अर्जुन और भीम। भीम का पुत्र कौन था? घटोत्कच। बर्बरी घटोत्कच का शायद। हाँ, कुछ ऐसा ही है। घटोत्कच जो है भीम का पुत्र था। यहाँ पर जो है सुभद्रा की शादी होती है अर्जुन से। सुभद्रा कौन सी? कृष्ण की बहन की। और बलराम चाहते थे किससे शादी हो? दुर्योधन से। लेकिन वो जो है सुभद्रा किसको चाहती थी? अर्जुन को चाहती थी। आपके जिले में भी शायद बुआ का लड़का मामा की लड़की शादी हो जाती है, ऐसा है ना? हाँ, तो इसी तरह का रिश्ता था। बुआ थी ना वो तो कुंती,
कृष्ण की वही परंपरा आप लोग कन्नौज की ज़्यादा नज़दीक है शायद चलती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ नहीं हो पाती शादी। बुआ और बुआ की लड़की मामा की लड़की से इस तरह शादी नहीं होती। यदि बुआ का लड़का हो मामा की लड़की हो, ऐसा है यहाँ की जहाँ एक बार लड़की दी गई है, मतलब शादी हुई है, रिश्ता हुआ है, वहाँ दूसरी लड़की भी जा सकती है। और इस तरह का उदाहरण और कहाँ मिलता है? जोधा बाई और उसकी भतीजी भी तो आई थी, जहांगीर के ऊपर शादी हुई थी। अकबर और जहांगीर की एक ही जगह शादी होती है, बुआ भतीजी एक ही घर में होती है। तो इस तरह से यहाँ भी था। वो चाहते थे कृष्ण बलराम चाहते थे कि दुर्योधन से शादी हो। दुर्योधन से इतना प्यार बलराम को क्यों बढ़ता था जानते हैं? शिष्य था दुर्योधन जो था, वो बलराम का शिष्य था। और अर्जुन के लिए तो भाई कृष्ण ईश्वर ही थे, भगवान सब कुछ मानते थे उनको। तो चूंकि कृष्ण तो सर्वव्यापी इंसान, तो उनको पता था कि सुभद्रा चाहती अर्जुन को है, और बड़के भैया जो है हमें चाहते हैं कि बलराम के साथ शादी हो जाए। लेकिन बड़े भाई की वो अनुज्ञा कर सकते थे, अवहेलना आज्ञा की नहीं कर सकते थे। इसलिए जो है व्यापारण की योजना बनाई गई। समझ रहे हो? अपहरण व्यापारण समझते हैं ना? चलो ला ला करिएगा तो समझिएगा। तो वहाँ जो जाती है पूजा पाठ करने मंदिर में, और वहीं सेटिंग व्यवस्था रहती है, जैसे आजकल सेटिंग रहता है। हाँ, स्टेशन पे मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे। फोन नहीं था लेकिन बहुत कुछ था। हाँ, कबूतर जा जा जा। तो जो भी रहा हो, जो कथा मिलती है वो आपको बता रहे हैं। तो वो जो है कृष्ण भगवान जो है उसके सारी कथा को जो है परिणत करते हैं, कथा को जो है लास्ट तक पहुंचाते हैं। और वो जो है अर्जुन उनको अपने रथ पर बैठा कर ले जाते हैं, लेकिन रथ की लगाम जो थी किसको पकड़ा दिए थे? सुभद्रा को। नहीं तो बलराम उनको छोड़ते ना, हाल अपना उठा लेते। तो जब पता चला बलराम को कि जो है अर्जुन मेरी बहन का अपहरण कर रहा है, तो जो है दौड़े दौड़े गए कृष्ण के पास। है ना, ऐसा ऐसे शिष्य पाल रखे हो? हाँ, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा अर्जुन। क्या भैया शांत रहिए, चलते हैं देखते हैं, रिश्ते का मामला है ये भाई, समझा जाएगा। रास्ते में गए देखे, क्या देखो वो अर्जुन जा रहा है, उठा लिए अपना हालो। क्या पहले शांत रहिए, पहले देखिए अर्जुन जो है सुभद्रा को ले जा रहा है या सुभद्रा अर्जुन को ले जा रही है, अपहरण कौन किसका कर रहा। तो अर्जुन जो है चुपचाप बैठे थे पीछे रथ में, और आगे जो है लगाम पकड़ रखी थी सुभद्रा। कहानी जानते होंगे हो सकता है, कितने लोग जानते थे? एक ही दो लोग, इसका मतलब सही किए बताए। तो सुभद्रा से जो है तो उनका जो है गुस्सा ठंडा पड़ जाता है कि भाई सुभद्रा ही अर्जुन को ले जा रही है। सुभद्रा किसको चाहती है? अर्जुन को। तो इस तरह से जो है अभिमन्यु का जन्म होता है, और उत्तरा से उसकी शादी होती है। उत्तरा भी किसकी शिष्या थी? अर्जुन की। अर्जुन की शिष्या थी उत्तरा, नहीं जानते हैं? जब अज्ञातवास उनको क्या साप मिला था ना, जब ये युद्ध हार जाते हैं तो कहा जाता कि 12 वर्ष का इनको अगर दिखाई पड़ेंगे तो और बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन इनको कुछ कोई श्राप मिला था, किन्नर के रूप में वहाँ रहे हैं। अज्ञातवास में ही किन्नर बन के। हाँ, अज्ञातवास में, क्योंकि वेश छिपाना था ना, तो वेश छिपा कर वहाँ जाते हैं उत्तर महाराज के यहाँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, ये तो बड़ा कुशल व्यक्ति लग रहा है, ये अपनी पुत्री का जो है वो प्रशिक्षक नियुक्त कर देते हैं, और बाद में फिर रिश्ता भी हो जाता है। छोड़िए, उनके लिए भी युद्ध लड़े थे ना, वो युद्ध लड़े थे। तो राहत की चरखी परीक्षित हो गया। त्रिवर्ग, त्रिवर्ग अगर पूछा जाए तो धर्म अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा जाता है। त्रिवर्ग, धर्म अर्थ और काम, काम को त्रिवर्ग कहा जाता है। और पुरुषार्थ किसे कहा जाता है? इसी में मोक्ष जुड़ जाएगा। धर्म अर्थ और काम के साथ मोक्ष। तो सारे जो है जितने वेद पुराण सब हैं,
सनातन यानी हिंदू धर्म के, ब्राह्मण धर्म के, सबका अंतिम लक्ष्य क्या होता था? मोक्ष की प्राप्ति। तो धर्म, अर्थ, काम और इसी में मोक्ष बढ़ा दिए, ये 4 पुरुषार्थ माने गए। और देवताओं की हमने चर्चा की थी। प्रमुख ऋग्वैदिक देवता कौन कौन से हैं? पृथ्वी के देवता बताइए। सोम थे, अग्नि थे, बृहस्पति और पृथ्वी। पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे? इसी में आ जाएगा वो भी, इनका वाला सवाल। पृथ्वी के देवता, अगर इसकी चर्चा की जाए तो कौन कौन से थे? एक पृथ्वी खुद थी, सोम थे, और सोम थे, अग्नि और बृहस्पति। बृहस्पति और अग्नि, ये सब पृथ्वी के देवता थे ना। पृथ्वी से जो संदेश जाता था देवताओं के पास, कौन ले जाता था? अग्नि में आहुति दी जाती थी, अग्नि ही कनेक्टिविटी क्रिया करती थी। तो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में सोम का भी नाम आता है। तो सबसे जो है महत्वपूर्ण देवता इंद्र, अग्नि, और तीसरे पे सोम थे। दूसरे पे अग्नि का नाम आता है और तीसरे महत्वपूर्ण देवता सोम थे, जो पृथ्वी के देवता हुआ करते थे। अब इसी देखिए आकाश के देवता, आकाश में बहुत सारे देवता हुआ करते थे। आकाश को और क्या किस नाम से जाना जाता है? देव, देव, देव यानी देव। आकाश के देवता में अश्विन, वरुण, पूषण, विष्णु और सूर्य हुआ करते थे। पूषण, विष्णु, सूर्य, अश्विन, पूषण, विष्णु, सूर्य, अश्विन, वरुण और मित्र। वरुण देवता और मित्र, ये सब आकाश के देवता हुआ करते। वरुण को देखिए, वरुण जो है बड़े मल्टीपर्पज देवता, समझ रहे हैं? ये समुद्र के देवता माने जाते हैं, ऋत के नियामक माने जाते हैं, नैतिक मतलब मूल्यों के नियामक माने जाते हैं, नैतिक व्यवस्था के प्रधान। इनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। वरुण देवता का एक नाम मिलता है ऋतस्य गोपा, जैसे जनस्य गोपा मिलता है। ये हो गए कहाँ के देवता? अंतरिक्ष के देवता देख लीजिए, जो खास खास हैं। इसमें पर्जन्य आ जाएंगे, पर्जन्य, इंद्र, रुद्र। पर्जन्य अभी दिखाए थे ना, बादल, इंद्र, रुद्र, वात, और कौन कौन से? आपह, वायु, तमाम देवताओं की कमी नहीं थी, जो खास थे उनको लिख लीजिए। तो ये देवता हो गए भाई। विराट पुरुष हमने बता दिया है, वेद त्रयी बता दिया आपको, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, वेद त्रयी हो गए। संहिता में चारों आ जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखिए वेदांग, वेदांग समझ रहे हैं ना? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कल बताए थे, फिर से बता दें। अब हमको लगता है आगे बढ़ना चाहिए, बहुत हो गया। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, वेदांग के रचनाकार लगध मुनि।
शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त 1 2 3 4 ज्योतिष और एक कौन और है भाई? छंद भी है ना, छंद। लेकिन आपसे सवाल जो पूछा जाएगा, बढ़िया सवाल लिखिए। छंद को वेद का पाद कहा गया है। जैसे छंद है, इसको वेद का पैर कहा जाता है। छंद वेद का पाद यानी पैर, और इसमें आंख जो है ज्योतिष को कहा गया है। वेद का हाथ कल्प, वेद का हाथ, ये मिलेगा नहीं, इसको नोट कर लो, बहुत खोजने पे मिलेगा किताबों में। वेद का हाथ कल्प को कहा गया है। ये जो कल्पना की गई है, वेद की आंखें ज्योतिष को, हाँ जानते हैं क्या? वेद की आंखें ज्योतिष को कहा जाता था कि वेद की आंखें हैं। निरुक्त आपका क्या हुआ करता था? वेद के कान। निरुक्त वेद के कान समझे गए हैं। व्याकरण आपका वेद का मुख, व्याकरण वेद का मुख माना जाता था। व्याकरण का निरुक्त ज्योतिष छंद हो गया। शिक्षा को नासिका माना गया, वेद की नासिका। ये जरूर नोट कर लीजिए, वेद की नासिका। आइए देखिए, इसके बाद नियमतः हमको क्या पढ़ाना चाहिए? षोडश महाजनपद। अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे? इतिहास के दूसरे वर्ग में चल रहे थे ना। उत्तर वैदिक काल यानी तीसरा वर्ग, ऐतिहासिक काल। हमने क्या क्या पढ़ाया? प्राग इतिहास, आद्य इतिहास। आद्य इतिहास खत्म हो गया। ऐतिहासिक काल में हम षोडश महाजनपद यानी 16 महाजनपद और मगध का उत्कर्ष, और मगध का उत्कर्ष, इसको हटा दीजिए फिर, ऐसा है तो नीचे लगा रखिए, नीचे लगा। अरे धीरे से उठाइए, बाहर कर दीजिए, नहीं किसी को जो है सुझा देंगे। तो हम सीधे कहाँ पहुँचते हैं? मौर्यम यानी कि मौर्य काल। रिवीजन क्लासेस में ये सब हम टच करेंगे, टेंशन मत लेना। तो मौर्य काल आ जाए भाई। तो ये जरूर नोट कर लीजिए, वेदांत की रचना लगध मुनि ने की थी। शिक्षा को नासिका कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, व्याकरण को मुख, निरुक्त को कान, ज्योतिष को आंख, छंद को पाद यानी पैर कहा गया। हो गया? आइए, तो मौर्य काल के बारे में एक दिन क्लास चली थी सर की, आपको पूरी कहानी बताई गई है लगभग, कि जो मौर्य वंश आता है कब से कब है, टाइमिंग बताइए। 322 या 23 का कहीं किताबों में मिलेगा। हाँ, 184 ईसा पूर्व। हाँ, ईसा पूर्व। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर जो है 323 में बीच में जो है कुछ विदेशी आक्रांता भी आए थे। हाँ, यवन, शक, पहलव, कुषाण, ये यूनानी जो है, तो हाँ हिंद यवन। तो ये जो सिकंदर आया था, सिकंदर की मृत्यु कब होती है? 323 में। तो एक जो है हमारे विस्तृत भारत में मगध राज्य में एक शासक हुआ करते थे, महापद्मनंद। और इन्हीं महापद्मनंद के कौन थे? घनानंद।
धनानंद पुत्र। तो इन्हीं धनानंद के समय में इनके दरबार में कौन रहते थे? चाणक्य। नहीं सर, चाणक्य नहीं थे, इनके सपने चाणक्य, विष्णुगुप्त, हाँ, और एक नाम क्या मिलता है? कौटिल्य। हम मानते हैं कि आप पढ़ते हैं, तो कोई दो राय नहीं, पढ़ा करिए, अच्छी बात है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखा करिए। तो धनानंद तो जो है, अब इनका इनसे विवाद हो गया चाणक्य का, अब शत्रु बनेंगे। अभी तक इनके मित्र थे, मित्र ही नहीं बहुत कुछ थे इनके, यानी कि राजा जो था वो किससे संचालित होता था? अपने दरबार के पुरोहित या यूँ कह सकते हैं सलाहकार। जैसे इस समय जो है रक्षा सलाहकार, हाँ, तमाम सलाहकार होते हैं ना, हाँ। तो ये चाणक्य महोदय को इन्होंने अपमानित किया, इनकी चुटिया उटिया पकड़ के खींच खांच दिए, तमाम कहानियां हैं। हाँ, क्योंकि ये जो है बड़े बदसूरत थे। क्या क्या कहा था? हाँ, बैगन भी कहा था कि जो है तुम बैगन की तरह अपने बहुत विचार, बैगन कहते नहीं, थाली के बैगन होना। थाली का बैगन होना का मतलब है क्या हुआ? इधर उधर लुढ़कते रहना। थाली का बैगन कैसे लुढ़कता रहता है? तो कुछ इसी तरह से धनानंद से इनके विवाद हो जाते हैं, तो इनका बहुत अपमान करता है। और आदमी जो है व्यक्तिगत दुनिया भर का अगर कह दे, कोई व्यक्ति काला हो, काला तो है ही, उसको नाराज होना ही नहीं चाहिए। ईश्वर ने हमको काला बनाया, बदसूरत बनाया। सुकरात भी बड़े बदसूरत थे ना, सोक्रेटिस, सुकरात। हाँ, तो सुकरात के शिष्य कौन थे? हाँ, प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु के शिष्य कौन थे? वेरी गुड, जिसने बताया उसकी पीठ ठोंकी जाए, सिकंदर। और इनके भी शिष्य रहे एनेक्सिमेंडर। हाँ, ये सब यूनानी थे ना, यूनानी नाम मिल रहा है आपको, एनेक्सिमेंडर। कहीं बहुत खोजेंगे तब मिलेंगे। तो सुकरात ऐसे जोड़ने, कड़ी जोड़ा करिए, प्लेटो और अरस्तु, सिकंदर। तो ये भी बड़े बदसूरत थे व्यक्ति, सुकरात भी बहुत बदसूरत व्यक्ति थे। नहीं, वो कहते हैं अपने यहाँ के जो शायर थे, क्या नाम था, कौन? इंदौरी, राहत इंदौरी। राहत इंदौरी से नहीं कपिल शर्मा पूछता है कि आप बड़े बदसूरत हैं, लेकिन जो है हार्टली बड़े खूबसूरत हैं। तो वो नहीं, वो बड़ा जो है एक नई विधा शेर व शायरी की उन्होंने प्रेजेंट की, और मर भी गए शायद ना राहत इंदौरी, हैं अभी। हाँ, बुलाती है आती तीना, अजीब तरह का शेर व शायरी किया करते थे। हाँ, तो बड़े वो कह रहे थे कि हमारा ये चेहरा देखो, हमको कोई पसंद करेगा, लेकिन उनकी जो जीवन संगनी थी वाकई बहुत खूबसूरत थी। तो सुकरात भी बड़े ब्लैक थे। चलिए छोड़िए, इसको हम थोड़ा जोड़ देते हैं आप लोगों को हंसने हंसाने के लिए। ये चाहे नोट कर लीजिएगा, इनके शिष्य थे। तो इनका विवाद हो जाता है, और फिर वहीं पर ये कसम खाते हैं, यानी एक प्रतिज्ञा करते हैं। बड़े कट्टर ब्राह्मण थे, और ये कहते हैं चाणक्य मुनि कि जब तक मैं तुम्हारे वंश का नाश नहीं कर दूंगा, ये चुटिया में मेरी खुली रहेगी, बंधेगी नहीं। हाँ, जो भी राहुल रबड़ बैंड लगाते थे कि नहीं, उस समय रबड़ बैंड का विकास हुआ था कि नहीं। हाँ, तो इस तरह से अब इधर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सर ने बहुत सारी कहानियां पढ़ाई थी उस दिन, शायद आपको एक क्लास मिला था उनको, सर जी को। तो उन्होंने बताया कि जो है ये तमाम सारे ग्रंथ हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि ये शूद्र थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे, कुछ लोग कहते हैं ये मौर्य वंश के थे, कुछ लोग कहते हैं शिकारी थे। तो जो भी रहे हों, चंद्रगुप्त मौर्य वह थे बड़े प्रतिभाशाली। अब चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त
गुप्त वंश में तमाम मिलेंगे चंद्र, कंफ्यूज मत होना। पहले चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़िए, वहाँ पे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब मिलेंगे गुप्त वंशी। तो चंद्रगुप्त मौर्य बड़े प्रतिभाशाली थे। बताते हैं कि किसी सामंत के पुत्र थे और वह सामंत जो है मारा जाता है, तो उसके भाई वही जो है सुरक्षा के लिए वहाँ मगध जनपद में भेज देते हैं राज्य में। वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य पैदा होता है। लोक लज्जा की वजह से जो है उसकी माँ एक गोपालक या किसी पशुपालक ये कह सकते हैं उसको दे देती है। वह जो है बड़ा होता है तो वो किसी शिकारी को दे देता है और फिर शिकारी से कहाँ जाता है, चाणक्य को मिलता है। हाँ, नंदराज को कहा जाता है कि उनकी शूद्र पत्नी से जन्म, मतलब तमाम भ्रांतियां आपको पूरे इतिहास में देखने को मिलेगी। वहाँ से सवाल पूछा नहीं जाएगा, स्रोतों से सवाल पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मान लीजिए शिकारी के यहाँ लास्ट में रहे, फिर वो जो है एक कौन सा राजकीलम खेल खेल रहे थे, गए थे भाई जंगल में, वहीं से गुजर रहे थे चाणक्य महोदय। चाणक्य ने देखा कि अरे ये तो बड़ा प्रतिभाशाली बालक है, एकदम राजाओं की तरह शिला पे बैठा है, न्याय कर रहा है। तो उन्होंने इसकी प्रतिभा को देखा, पहचाना, परखा और इन्होंने 1000 करसापड़ में इनको फिर से खरीद लिया। खरीदने वाले अभी जो है सल्तनत और मुगल काल उधर में बहुत मिलेंगे, खरीदने बेचने वाले बादशाह सुल्तान। तो इसी तरह से ये किसके सानिध्य में आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त कौटिल्य। और ये कहाँ के जो शिक्षक थे, तक्षशिला। कहाँ पता है इस समय तक्षशिला, पाकिस्तान। तो गांधार प्रदेश जहाँ से गांधारी वगैरह का रिलेशन हुआ करता था, तो ये ले जाते हैं, इनको पूरी तरह से दक्ष करते हैं। कूटनीति, राजनीति, जितनी नीतियाँ होती, शस्त्र विद्या, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये इनको डिफीट करना, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करना और भारत भूमि पर आए हुए विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ना। ये 2 मुख्य उद्देश्य था इनका, चाणक्य का। और चाणक्य का जो उद्देश्य रहेगा उसकी पूर्ति के लिए ये कार्य करेंगे। तो ये कहानी मिलती है कि 1-2 बार इन्होंने, क्योंकि धनानंद बहुत सशक्त शासक था, इन्होंने जो है असफल प्रयास भी किया इनको जीतने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुए। तो कोई महिला क्या कह रही थी कि बेटा रोटी जो है किनारे से खाओ, अपने बेटे को समझा रही थी, जल जा रहे हो, बीच से खा रहे हो। चाणक्य यह बात सुनते हैं, उनको उस महिला की वह जो उपदेश अपने बेटे की जिसको दे रही हो वो अच्छा लगता है। तो वो जो है कहते हैं कि नहीं, पहले हम किनारे आक्रमण करेंगे, सेंट्रल में आक्रमण करने से नुकसान है हमारा, धीरे धीरे हम इनको कमजोर करके तब जो है केंद्रीय सत्ता को ग्रहण करेंगे। तब ये जो है इस बीच में और कुछ कहानियाँ मिलती हैं, जैसे कि ये बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर की सेना में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए थे। यही देखने के लिए आ गया था बंदा कि इनकी ये शासन व्यवस्था के वर्ल्ड विश्व विजय के अभियान पर निकला था ना सिकंदर। अलेक्जेंडर महान कहा जाता है, सिकंदर महान। और कौन महान मिलता है, अकबर महान और अशोक महान। हाँ, तो सब पर भारी अशोक पड़ेंगे। सिकंदर, क्योंकि सिकंदर जो है पूरा भारत नहीं विजित कर पाता, उसके सैनिक हताश हो जाते हैं, भागने लगते हैं। तो ये सब कहानियाँ मिलती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से जो है, चूँकि बड़े स्पष्टवादी थे चंद्रगुप्त मौर्य, और सिकंदर से उनका कुछ लफड़ा हो जाता है, तो वो कहते हैं इस बालक को पकड़ो, लेकिन वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य भाग लेते हैं। तो कुल मिला के जो है ये अपने मिशन के लिए ये काम करते हैं और सफल भी होते हैं। और इनका जो ये पश्चिमी पंजाब, सिंध और इधर सौराष्ट्र तक जो पुरातत्व में इनका जो उल्लेख मिलता है कि इधर सौराष्ट्र तक इनका राज्य रहा होगा, दक्षिण में इधर आपका सौराष्ट्र मैसूर, सौराष्ट्र, इधर बंगाल तक, और इधर ईरान, अफगानिस्तान वगैरह पूरा क्षेत्र था। अखंड भारत जो आजकल कल्पना की जाती है ना कि हमारा अखंड भारत इतनी दूर तक विस्तृत था,
तो चंद्रगुप्त मौर्य ही एक ऐसे शासक हुए हिंदुस्तान में जिसको जो है केंद्रीकृत किया और एक बड़े से भूभाग को एकीकृत करने में सफल रहे। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये तो आपको थोड़ा झलकियां हमने बताया और इसके बारे में बताया भी जा चुका है, तो देखते पढ़ते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य वही शासन, इनका देखा जाए तो 300 कब से शुरू होता है? हाँ, तो लिख लीजिए इनका कार्यकाल 322-23 से 184 ईसा पूर्व हमने लिखा ही है। मौर्य वंश का इतिहास कितने पीरियड में मिलेगा और संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक हाँ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने किया? हाँ, शुंग वंश की स्थापना की बृहद्रथ। अंतिम शासक बृहद्रथ रहता है। और इनका राजकीय चिन्ह अगर पूछा जाए तो क्या था? राजकीय चिन्ह मयूर। मयूर, ये कहते हैं ना कि इनकी जाति मौर्य जाति की थी। ये भी बीच में ये जो कहानियां हम आपको बता रहे थे तमाम तरह के थे, ये मौर्य जाति के थे इसलिए मौर्य लिखने लगे। मौर्य भी क्षत्रिय थे, तो तमाम एविडेंस अभी आपको हम बता रहे हैं। मयूर, राजकीय चिन्ह मयूर। सवाल पूछा जाता है कि किस अभिलेख में जो है अशोक के किस अभिलेख के नीचे शिलापट पर मयूर का चित्रांकन किया गया है? लौरिया नंदनगढ़। जब आप अभी पढ़ाएंगे विस्तृत बताएंगे, अभी अशोक पर आने दीजिए। तो राजकीय चिन्ह इनका क्या था? मयूर यानी पिपाट यानी मोर था। और इनकी राजधानी तो जानते हैं, राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। भाई बोलते चलो, पाटलिपुत्र। हाँ, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? हाँ, उदयन ने। वही अगर मगध का उत्कर्ष हम पढ़ाते, मगध पढ़ता कहाँ है? बिहार में ना। हाँ, तो मगध के उत्कर्ष में आपको मिलते उदयन, हम पढ़ाएंगे उसको रिवीजन क्लासेस में। तो राजधानी पाटलिपुत्र, राजकीय चिन्ह मयूर हो गया इनका। और सर्वप्रथम जो आकृति मिलती है मयूर की वो लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पर देखी गई है। और इसको देखा किसने था जानते हैं? इन्होंने इसे मौर्यों का राज चिन्ह बताया है ग्रून वेडेल ने। एक अंग्रेज थे ग्रून वेडेल। इन्होंने ही ये बताया कि जो है ये मौर्यों का राजकीय चिन्ह होगा। और ग्रून वेडेल ने देखा कहाँ था? वही लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ था, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर वो देखते हैं नीचे जो है क्या बना है? हाँ, हम बना नहीं पाते हैं, बचपन बनाते थे मयूर। हाँ, बन गया। चलो बन गया तो अच्छी बात है। कुछ इस तरह से हाँ उल्टा बना दो, कुछ इस तरह से। तो ये जो है मयूर की जगह तोता बन गया। क्या सारस ज़्यादा पड़ गया, हो गया। हाँ, तो ये लौरिया नंदनगढ़ हमने इसलिए बना दिया कि आप दिमाग में बन जाए। लौरिया नंदनगढ़ जो पिक्टोग्राफ बना के पढ़ाया जाता है, देखते हैं, जिससे जो है चित्र आकृतियाँ आपके दिमाग में ज़्यादा बसती है। इसीलिए देखिए आप टेलीविज़न में कुछ चीज़ सुनिए उस पर रेडियो पर भूल जाएंगे, लेकिन टेलीविज़न पर कोई चीज़ देखे रहेंगे क्योंकि वहाँ श्रव्य दृश्य सब एक साथ में हो रहा है ना। आप एकाग्रचित हैं,
सारी ज्ञानेंद्रियाँ एक साथ फोकस किए हैं। चित्र को आप बहुत मतलब उत्साहित होकर देखते हैं। जैसे छोटे बच्चे आजकल देखिए, हमारे मकान मालकिन की छोटी सी पोती है, रोने लगती है तो उसको मोबाइल हम दिखा देते हैं, कार्टून शांत एकदम, जैसे बंद किए रोना शुरू। तो ये लवरिया नंदनगढ़ पर इन्होंने मयूर का जो चित्र देखा था, तो ब्रून वेडल महोदय ये कह रहे हैं कि इनका वह राजकीय चिन्ह रहा होगा, ब्रून वेडल महोदय। मौर्य इतिहास के स्रोत देख लीजिए, जानने के स्रोत देख लीजिए, इनका जो है पुरातात्विक स्रोत और पूरा साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के विवरण, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर मौर्य वंश का जानने के स्रोत अगर देखें तो हम साहित्यिक स्रोतों से जानकारी हमको मिलती है और पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है। साहित्यिक स्रोत बहुत ज़्यादा, और देखिए विदेशियों के विवरण, विदेशी जो राइटर हैं, यूनानी राइटर हैं, मेगास्थनीज के इंडिका वगैरह से विदेशी विवरण लिख सकते हैं, इनसे हमको जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला जो साहित्यिक स्रोत है वो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, ये क्या कह रहा है भाई? विशाख दत्त थे, इनकी जो रचना है वो है मुद्रा राक्षस। इसको रट लेना भाई, पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस, इसकी रचना है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। इसमें जो है कहा गया है, और इसी पर एक टीका लिखे हैं ढूंढीराज। तो मुद्रा राक्षस में कौटिल्य की योजनाओं का उल्लेख किया गया है और कैसे उन्होंने नंद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका, इसी में वर्णन है मुद्रा राक्षस में। और ढूंढीराज की टीका भी इसी पर है। इसका कथानक चाणक्य और नंद सम्राट के मंत्री राक्षस के बीच हुए संघर्ष पर केंद्रित है। जो इसका कथानक पूछा जाता है, तो जो इसका जो मंत्री था उसका नाम था राक्षस। इसका घनानंद का जो मंत्री था, हाँ, उसका और चाणक्य के बीच में संवाद हुआ है, वाद विवाद हुआ है। इसके कथानक में ये बातें लिखी गई है। ये ध्यान देने की बात है, लोग ऐसे साहित्यिक में बता देते हैं। इसका जो कथानक है तो चाणक्य और राक्षस यानी इसका जो धनानंद का सेनापति था, उसके बीच में हुए संवादों का कथानक इसमें देखने को मिलता है, यानी मुद्रा राक्षस में। इसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त। अब देखिए कुछ इसी तरह का मेगास्थनीज की इंडिका में भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथ हैं, सिंघली अनुश्रुतियाँ हैं, जैन ग्रंथ हैं, परिशिष्ट पर्वन वगैरह, विष्णु पुराण है, ये सब जो है इनके साहित्यिक स्रोतों में आते हैं। दूसरा लिख सकते हैं मेगास्थनीज की इंडिका, ये तो जानते ही हैं। मेगास्थनीज कौन था? हाँ, ये सेल्यूकस। अच्छा, ये जानते हैं सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस सेनापति का सिकंदर का, हाँ, सिकंदर का सेनापति रहा। और सेल्यूकस को निकेटर क्यों कहा जाता है? हाँ, निकेटर का मतलब होता है यूनानी भाषा में विजेता। सेल्यूकस निकेटर कहा जाता है। और इसी का ये दूत था, यानी कि राजदूत कह सकते हो। जैसे आजकल क्या होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसडर राजदूत या उच्चायुक्त होते हैं। आपको पढ़ाया गया रहा होगा उसमें, संविधान वाले पोर्शन में बताएंगे, हो सकता है सर जी। हाई कमिश्नर जिसको कहते हैं, क्या आप जानते हैं ये दो शब्द क्यों मिलते हैं? हाँ, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त और राजदूत शब्द मिलते होंगे आपको। कि फला देश में भारत के राजदूत फला, पहले राजदूत किया हुआ करते जो विदेश मंत्री हैं इस समय, क्या नाम है? एस जयशंकर प्रसाद। ये IFS थे ना भारत के। तो एम्बेसडर जो राजदूत होते हैं वो जो है ऐसे देशों में नियुक्त होते हैं जो कभी
अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे। बात समझ रहे हैं? इनको हम लोग क्या कहते हैं? राजदूत, एम्बेसडर। और जो कॉमनवेल्थ गेम सुने होंगे, गेम खेल होता है ना, तो लगभग 54-55 देश उसमें आते हैं कॉमनवेल्थ में। और उसमें होते कौन कौन हैं? जो कभी न कभी किसके गुलाम रहे होंगे? अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं होंगे। अभी अंग्रेज की महारानी, कई देशों की महारानी अभी वो स्थापित नहीं मानी जाती है, तो राजा हो गए, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। और उसके जो भी पड़ोसी देश है, स्कॉटलैंड वगैरह मिला है, आयरलैंड, और वो मानी जाती है। तो बहुत दिन भारत जो है कॉमनवेल्थ में जाना नहीं चाहता कि हमारे पीठ पर जो धब्बा लगा है, बुरा धब्बा, वो उजागर होगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन लास्ट में कॉमनवेल्थ में उसको जाना पड़ा। तो जो राजदूत होते हैं वो ऐसे स्वतंत्र देशों में नियुक्त होते हैं जो कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे हैं। जैसे भी जो अमेरिका में भारत का कोई जाएगा तो हाई कमिश्नर नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? एम्बेसडर। नेपाल में जिसको उच्चायुक्त हिंदी में कहते हैं ना, जहाँ उच्चायुक्त लिखा मिलेगा, जान लीजिए कॉमनवेल्थ का ये जो है समूह का ये राष्ट्र होगा, वहाँ के लिए हाई कमिश्नर कहा जाता है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दीजिए। तो देखिए मेगास्थनीज की इंडिका, सेल्यूकस निकेटर का ये जो मेगास्थनीज राजदूत था, ये पहले राजदूत कहाँ था जानते हैं? पंजाब प्रांत में था। और जब पश्चिमी पंजाब को कौन जीतता है? चंद्रगुप्त मौर्य। सिंध पंजाब को, सिंध पर किसको हराता है? फिलिप द्वितीय। और यहाँ यूडेमस को यहाँ हराता है। और फिर बाद में 305 में किसको हराता है? इनको हराता है, सेल्यूकस निकेटर को। क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो है ये वहां से इसलिए चलते हैं, बेबीलोन से, सीरिया से। एंटियोकस उसके पिता का नाम था। हाँ, तो ये चलते हैं कि अरे हमारे जो गुरु थे, हमारे राजा साहब थे, यानी सिकंदर ने जो वहां पर राज्य बना रखे थे, वो जो धीरे धीरे चले जा रहे हैं, हम उनको फिर से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो हार जाते हैं। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ईरान तक पहुँच जाते हैं, हार जाते हैं। और हारने के बाद उनको एक संधि करनी पड़ती। कैसी संधि? वैवाहिक संधि। और उनकी अपनी पुत्री की शादी करते हैं। उसका क्या नाम था? हेलेना कार्नेलिया, पूरा नाम था हेलेना कार्नेलिया। और इनको गिफ्ट में चंद्रगुप्त में क्या देते हैं? 500 हाथी। ये सब सर ने बताया भी है। तो ये अपना मैत्री संबंध बना के वहां से चले जाते हैं। साथ में बहुत सारे राज्य भी देते हैं, जेड्रोसिया, हाँ, कंधार, काबुल वाला, वो जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, वो सब आ जाता है भारत के राज्य क्षेत्र में। अफगानिस्तान का जो जितना इलाका था वो सब, यानी कि या विजय का उत्तर पश्चिम की विजय करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य करता है। उत्तर व पश्चिम की। अगर उत्तर में देखा जाए तो वह कश्मीर तक उसका राज्य देखने को मिलता है। अगर देखिए, पहले समझ लीजिए, हाँ, हिंदू कुश पर्वत तक, वही उसकी सीमा होती है, हिंदू कुश पर्वत। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, कश्मीर। और इधर अगर देखें पूर्व में, तो ये मगध इसका था ही जो है, लगभग बंगाल तक फैला था। इधर कहाँ तक? सौराष्ट्र यानी गुजरात तक। ये कहाँ से जानकारी मिलती है? गिरनार, जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। सौराष्ट्र को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात। और ये दक्षिण में कहाँ तक गया था? कर्नाटक तक। उस समय क्या कहा जाता था? मैसूर। तो इस तरह से जो है एक लंबा अखंड भारत इसके कार्यकाल में देखने को मिलता है। और इसकी पत्नी, दूसरी पत्नी कौन थी? दुर्धरा। वेरी गुड। इसकी दूसरी पत्नी थी ये। दुर्धरा का संबंध किससे है? धनानंद की पुत्री थी। यस सर। कहाँ पढ़े हो? सर बुक में पढ़े। किस वाली? मेरे पास एक
नाम बताओ। चलो भाई, ये कह रहे हैं कि दुर्धरा जो थी वो घनानंद की पुत्री थी, लेकिन ये पहली पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और ये जो है दूसरी थी हेलेना कार्नेलिया। तो कुल मिला के ये जो है अपनी पुत्री की शादी कर देता है। अब हम लोग कहाँ चलते हैं? बौद्ध ग्रंथ देखिए, सिंघली अनुसूतिया, दीपवंश, महावंश से इनके बारे में जानकारी मिलती है बहुत सारी, जिसमें दिव्यावदान एवं तारा लामा तारानाथ की भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास, तारानाथ ने लिखा है भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास। अच्छा, ये बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस धर्म को प्रश्रय देते थे? जैन धर्म को। लेकिन बौद्ध धर्म देखिए कहाँ आता है, कहाँ उदय होता है, मतलब मौर्य साम्राज्य में कहाँ प्रवेश करता है? अशोक के टाइम पे ना। तो जो बौद्ध लामा है तारानाथ लिखे भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास, उसमें भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, देखने को मिलती है। और कहाँ मिलेगी? मिलिंद पन्नों में। मिलिंद पन्नों समझ रहे हैं ना? हाँ, नागसेन और मिलिंद के जो प्रश्न हैं उसमें भी देखने को मिलता है। विष्णु पुराण में श्रीधर स्वामी की टीका है अहनानूर मरनानूर, ये कहाँ है? दक्षिण के जो तमिल ग्रंथ हैं वहाँ से भी जानकारी मिलती है। और अशोक के लगभग कितने अभिलेख मिले हैं? 40, वहाँ से जानकारी मिलती है। सोहगौरा लेख से जानकारी मिलती है, महास्थान लेख से जानकारी मिलती है। तो इस तरह से कई जगहों से हम देखते हैं कि जो है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के बारे में। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल था कब से कब तक था? 298 तक था ना। उसके बाद कौन आता है? बिंदुसार आता है। हाँ, आइए इनके बारे में देखते हैं। अभी टाइम बचा है? हाँ, चलो 10 मिनट हो। इनकी कुछ उपाधियां उपनाम लिख सकते हैं आप। पाटलिपुत्रक इनको कहा गया है, पालिगोग्रोथस। चंद्रगुप्त का उपनाम लिख लीजिए पाटलि। हाँ भाई, इन्हीं को तो पढ़ा रहे हैं। पाटलिपुत्रस, यानी इनको क्या कहा गया? पालिगोग्रोथस। पालिग्रोथस ये यूनानी शब्द है। पालिग्रोथस यानी पाटलिपुत्र से पुत्रक, पाटलिपुत्रक या पुत्र। और प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक इनको कहा जा सकता है, बिल्कुल भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। भारत का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडिया, भारत का मुक्तिदाता। अगर आपसे इस तरह के सवाल किए जाएं तो प्राचीन इतिहास में भारत का मुक्तिदाता आप किसे मानेंगे इंटरव्यू वगैरह? तो चंद्रगुप्त मौर्य को एक विस्तृत भारत का संस्थापक रहा, भारत का मुक्तिदाता जिसे कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को देवता की पदवी से सुशोभित किया गया है। जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, इसमें इसको देवता के रूप में मुद्रित किया गया है। इसको चंद्रगुप्त मौर्य को। अगर देखिए ब्राह्मण साहित्य में इसको शूद्र कहा गया है, तो साहित्य में देखिए ब्राह्मण साहित्य में पुराण आते हैं। और क्या मिलेगा आपको? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, व कथा सरित सागर, सोमदेव, बृहद कथा मंजरी तथा महाभास पतंजलि आदि से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसको नोट करो यार, पूछा जाता है इससे सवाल।
और कुछ तो है नहीं, विजय के रूप में यही है सिंध विजय, और इधर इधर तक जाते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अशोक भी हैं, निषाद तो वैसे ही थे पक्की पकाई खिचड़ी वाले, और अशोक भी एक ही मात्र युद्ध लड़ते हैं, बाकी सारा युद्ध क्षेत्र यही जीतता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए ब्राह्मण साहित्य में पुराण हो गए, पुराणों से इसके बारे में जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण वगैरह। अगर ब्राह्मण साहित्य में पुराणों से जानकारी मिलती है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलेगी। अच्छा बताइए, इसका नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन किसके बारे में लिखा गया? पॉलिटिक्स, कूटनीति, राजनीति, अर्थव्यवस्था भी देखने को मिलेगी राजनीतिक व्यवस्था के तहत। तो ये जो है आपसे जब कभी भी पूछेगा, सवाल पूछा गया है किसी में कि अर्थशास्त्र इससे संबंधित ग्रंथ है, तो प्रशासन अगर लिखा रहेगा या राज्य व्यवस्था लिखा रहेगा तो आप उस पर टिक करिएगा, अर्थशास्त्र कभी मत लगाइएगा। नाम अर्थशास्त्र भले है इसका। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस आपको बता ही दिए, विशाखा दत्त लिख लीजिए हम, मुद्रा राक्षस। और सोमदेव का कथा सरित सागर, याद कर लेना भाई, बार बार मिलेंगे। सोमदेव का कथा सरित सागर, कथा सरित सागर से भी जानकारी मिलती है। सोमदेव का बृहद कथा मंजरी, ये इसको किसने लिखा है? क्षेमेंद्र जी। ये बार बार पूछा जाता है और मैचिंग के लिए आता है, इसलिए इसको हमको लिखवाना पड़ा। बृहद कथा, बृहद या बृहद, बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी ये किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की। और महाभास, पतंजलि का महाभास, पतंजलि का, वही थे पतंजलि, कब आए थे? पतंजलि योग कब देखने को मिलते हैं पतंजलि? वेरी गुड। पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में आपको पतंजलि मिलेंगे। और कौन मिलेगा? मनु, मनु स्मृति की रचना कब की गई थी? पतंजलि शुंग वंश के शासक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में ना, वहीं आपको पतंजलि भी मिलेंगे, वही योग वाले पतंजलि हैं। इनका महाभाष्य है, इससे भी जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। तो सबसे, अगर इनसे, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाए तो कौन होगा? कौटिल्य का प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष देखे थे ना वो, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला गया है। ये प्रशासन वाला है भाई, इसका विषय क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के। नाम है अर्थशास्त्र, लिखा गया प्रशासन पर। अब आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, ये टीका है, महाबोधिवंश, दिव्यावदान आदि से भी महत्वपूर्ण जानकारी मौर्य वंश के विषय में मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जैन ग्रंथ भद्रबाहु का कल्पसूत्र है। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ भद्रबाहु वही थे, कौन? जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ जाता है? श्रवण बेलगोला, और वहां अपना प्राण त्याग देता है। किस विधि से? संलेखना विधि जानते हैं कैसी होती है यह विधि? हाँ, जैसे अनशन होता है, अनशन, अनशन गांधी जी लेकर आए थे ना, भूख हड़ताल भाई, ना हम जल ग्रहण करेंगे ना अन्न ग्रहण करेंगे, अनशन। गांधी जी हमेशा किस पर बैठते थे? अनशन पे। हड़ताल अलग होती है, हड़ताल तालाबंदी और जो है बैठ जाते हैं लोग, लेकिन अनशन का मतलब होता है अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, त्याग कर देते। गांधी जी कितने दिन थे इस तरह से? हाँ, गांधी जी ने अनशन कितने दिन तक किया था? 21 दिन। जब गांधी जी अनशन पर थे
तो उस समय वहाँ का पीएम कौन था? चर्चिल। चर्चिल घबरा गया। क्यों घबरा गया? कि अगर गांधी मर गए तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होता है। जितने वहाँ पे हैं थोड़े बहुत हमारे मित्र भाई लोग, वहाँ पे क्या होगा? हाँ, गांधी जी इतने पॉपुलर हो गए थे ना, बहुत बहुत बार भूख हड़ताल करते थे गांधी जी। एक बार वहाँ किए थे 1931 में, जब अम्बेडकर से समझौता पैक्ट वाले मामले में, और फिर 42 पर बैठते हैं। तो उस समय तो बहुत घबरा गया था, हेलीकॉप्टर उपटर की व्यवस्था कर लिया था कि अगर ये मरे। देखिए, आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा का पढ़ा करिए। बिपिन चंद्रा बहुत बढ़िया राइटर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ दिवंगत भी हो गए। उनका स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संघर्ष 2 किताबें हैं, पतली पतली। तो वो जो है करता क्या है, बिपिन चंद्र चर्चिल सारी व्यवस्था कर लेता है। अब गांधी जी अब गए कि कब गए भाई, जैसे जैसे एक एक दिन गिनता है कि अब मरने वाले होंगे, जैसे मरेंगे उनको कैसे मैनेज करना है वहाँ, तो बहुत घबरा जाता है। गांधी जी ये जो है शस्त्र हमको लोगों को देखे, एक ऐसा शस्त्र दे के गए हैं, अस्त्र शस्त्र मतलब समझते हो, फेंक कर मारे जाने वाला और तलवार चलाने जाने वाला अस्त्र शस्त्र समझते हो ना। तो एक ऐसा शस्त्र देकर गए थे कि जो आज भी हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए, इसके बाद ममता बनर्जी ने किया था अनशन, गांधी जी से ज़्यादा कर गई थी वो। इस समय उनको समस्या हो रही है, अब उस अनशन की समस्या आ रही है, जैसे किडनी पर उसका प्रभाव पड़ेगा भाई, पानी नहीं जाएगा और अन्न नहीं जाएगा। अभी इनको समस्या हो गई थी ना ममता बनर्जी को, घुटने उठने की कुछ समस्या हो गई। अन्ना हजारे कितना दिन किए? हाँ, अन्ना हजारे ने भी किया था, लेकिन अन्ना हजारे बड़े संदिग्ध आदमी लगते हैं। रात में हो सकता है व्यवस्था बना लेते रहे, देखिए अब नहीं दिखाई दे रहे हैं अन्ना हजारे। हाँ, जो लोकपाल बिल वगैरह सब उनका ठंडे बस्ते में चला गया। खैर, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छी मुहिम छेड़ी थी। हाँ, तो उसी के बाद तो फिर कांग्रेस सरकार ही चली गई, बीजेपी का आगमन हुआ। तो अनशन संलेखना विधि क्या होती है कि भूख और जल और अन्न का त्याग कर देता है व्यक्ति और सीधे अपने प्राण को त्याग देता है। कुछ इस तरह के राजा है जो है गंगा जी में डुबकी लगा के मरते थे स्वेच्छा से, जानते हैं कि नहीं? अभी हम आएंगे और आगे, तो जाते थे प्रयाग, जहाँ हमारा घर पड़ता है, वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। वहीं पर एक पीपल का वृक्ष है, उसका नाम क्या है, अब वो है नहीं, उसके बच्चे हैं उस पीपल के। तो अब खोल दिया गया दर्शन करने के लिए। आप कभी भी जाइएगा, बड़े हनुमान जी मंदिर के बगल में एक नीचे से सुरंग खोद दी गई है, पूरा किला है अकबर का। तो नीचे से आप जाओगे, ऊपर देखोगे तो वहाँ वृक्ष मिलेगा और वो सरस्वती कूप मिलेगा। बताया जाता है कि सरस्वती नदी की धारा जुड़ी हुई है। और नीचे फिर तहखाने में जाएंगे तो तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलेंगी, शिलाओं वाली पत्थर की मूर्तियाँ। और ऐसा कहा जाता है कि जो उसकी हिंदू रानियाँ हुआ करती थी, गंगा स्नान करती थी सरस्वती घाट पे और फिर जो है आके दर्शन पूजन करती थी। तो वहाँ पर जाके उसी पेड़ पर से कूद कर लोग अपने प्राणों की आहुति दे देते थे कि हमको जो है, जब स्त्री धारा में जब महाकुंभ होता था, जब हम डुबकी लगाएंगे या यहाँ पर स्वेच्छा से प्राण त्यागेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग। जैसे कबीर को नहीं था कि जो है वाराणसी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है, मगहर में मरने वाले को नर्क। तो इस भ्रांति को तोड़ने के लिए मगहर ही चला गए कबीर दास। तो आपके यहाँ लोग चले जाते हो? हाँ, हम लोग मरने के बाद वहीं ले जाते हैं, गंगा जी के घाट पर ही हम लोग तो वहीं जाते हैं, रोज दर्शन करते हैं। लगभग जब भी शहर में जाना हुआ तो गंगा जी का पुल क्रॉस करके ही जो है एंट्री होती है इलाहाबाद शहर। हाँ, 3 तरफ से नदियों से घिरा है, इधर से गंगा जी जा रही हैं, जैसे इलाहाबाद है, इधर से गंगा जी और इधर से जमुना जी, ये 2 आपका क्षेत्र है। इधर फतेहपुर और इधर आगे आपको दिल्ली मिलेगा, आगरा, यमुना वाला भी इधर, ये जो गंगा जी जा रही है कानपुर होते हुए प्रयाग, यहाँ पे संगम होता है।
तो जैसे हम लोगों को घर इस क्षेत्र में पड़ता है, इधर एमपी बॉर्डर है, इधर बनारस वाला, जौनपुर वाला, तो हम लोग इधर से जाएंगे, यहाँ पे फुल वक्त मिलता है। और इधर कमिश्नरेट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह, यहाँ पर आनंद भवन। टाइम हो गया क्या? तो एक सेकंड रुक दीजिए, हमको विदेशी विवरण तक पहुँच जाने दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने बताया कि भद्रबाहु के कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। जैन ग्रंथ भद्रबाहु का क्या है? कल्पसूत्र। ये पूछा जाता है, इसलिए नोट कर लीजिए। कल्पसूत्र, और यही ये जैन थे, जैन राइटर रहे, मुनि रहे भद्रबाहु। और एक नाम हेमचंद्र का मिलता है, इनकी कई रचनाएं अभी आपको आगे भी पढ़ाएंगे। परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। देखिए हम चूंकि गुजरे हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि यही सवाल पूछे गए हैं, भविष्य में पूछे जाएंगे, इसलिए उसी चीज के ऊपर फोकस करने का हमारा इरादा होता है। अदरवाइज इतिहास बहुत बहुत लंबा है और टाइम मिलना चाहिए। भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, इससे भी मौर्य शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और आपको हमने बताया बौद्ध ग्रंथों में दीप वंश, महावंश, महाबोधि वंश, दिव्यावधान। बौद्ध ग्रंथ दीप वंश, महावंश, दिव्यावधान, इन सब से जानकारी मिलती है। महाबोधि वंश, महाबोधि वंश, महाबोधि वंश, इन सब से जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। विदेशी विवरण में देखिए स्ट्रेबो, कर्टियस, डियोडोरस और प्लिनी, ये इनका नाम पूछा जाता है भाई। स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लिनी, नाम तो कम से कम दिमाग में आ जाए, एक बार लिख दे रहे हैं। जस्टिन, प्लिनी, कर्टियस, स्ट्रेबो हो गया, जस्टिन हो गया, प्लिनी, कर्टियस, डियोडोरस, एरियन, डियोडोरस, ये सब यूनानी है। एरियन, अभी इनका बार बार नाम आएगा, कम से कम एक बार देख लीजिए। एरियन, जस्टिन, डियोडोरस, एरियन, जस्टिन और प्लूटार्क, नियार्कस, नियार्कस, ये तो उसके साथ आया था ना, सिकंदर के साथ जब सेनापति था। नियार्कस, अरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस, सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, इन सब के विवरणों से भी हमको जानकारी मिलती है इनके बारे में। आज यूनानी क्लासिकल लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो, जस्टिन कुमार को क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। स्ट्रेबो और जस्टिन ने इसको क्या कहा था? सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्राकोटस या सेंड्रोकोटस। एरियन और प्लूटार्क ने क्या कहा था? एरियन और प्लूटार्क ने इनको क्या कहा था? एंड्रोकोटस। यही पूछा जाता भाई, एंड्रोकोटस। ये यूनानी भाषा में इसका दोनों का मतलब क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस हो गया। इसी तरह से फिलार्कस ने भी सेंड्रोकोटस कहा है। एक फिलार्कस महोदय हैं, ये भी सेंड्रोकोटस कहते हैं, कुछ इसी तरह का। फिलार्कस, फिलार्कस नाम है। ये भी इनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य को फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा है। तो सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। अगर पूछा जाए तो ये सेंड्रोकोटस नाम तो मिलता था,
लेकिन किसी ने यह नहीं जान पाया कि ये चंद्रगुप्त कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सबसे पहले विलियम जोन्स आए थे, कहाँ पर, कलकत्ता में। ठीक, अंग्रेजों के समय में बहुत बड़े विद्वान थे विलियम जोन्स। इन्होंने ही सबसे पहले इनकी पहचान इसके माध्यम चंद्रगुप्त की पहचान किससे की, चंद्रगुप्त मौर्य से। लिख लीजिए एक लाइन, सर्वप्रथम एक लाइन लिखिए, विलियम जोन्स ने ही चंद्रगुप्त की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अगर देखिए पुरातात्विक साक्ष्यों की बात की जाए तो अशोक के अभिलेख ही मिलेंगे आपको पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में। और क्या मिलेगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख, यानी काली पाली से प्राप्त किए हुए मृदभांड, यहाँ चांदी तांबे के पंचमार्क आहत सिक्के भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। चांदी और तांबे के पंचमार्क सिक्के समझते हो, चांदी और तांबे के पंचमार्क सिक्के, पंच समझते हो, अरे ठप्पा लगाया जाता था, जैसे ईटा होता नहीं, RR कंपनी कुछ लिखा होता ना, उसके अंदर ऐसे मिट्टी डाल देते हैं, फिर पलट देते हैं तो पलट जाता है। ऐसे पंचमार्क सिक्के कुछ मिले हैं चांदी तांबे के, वहाँ से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है हमें, विलियम जोन्स से जानकारी मिलती है। और इसी तरह से कुछ काली पालिश वाले मृदभांड मिले हैं। शकछत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक और रुद्रदामन का, अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलो खींचते चले जाते हैं।